हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने जो है साइंस एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमने जो है हमारे 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और आज ये हमारा कक्षा 6 का जो है 16 नंबरवां चैप्टर है, यानी लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो फ्रेंड्स, हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों में प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्किट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों में खरीदते हैं, प्राय प्लास्टिक की थैलियाँ अथवा टिनों में जो पैक होते हैं यानी जो पैकिंग की ये सभी जो वस्तुएं हैं कचरे में हम फेंक देते हैं। कभी कभी जो है हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्राय हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। हम प्राय सार्वजनिक स्थानों पर, बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद जो है छिलके ऐसे ही फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को भी वहीं फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता रहता है और उसका जो कचरा है वो यहाँ वहाँ डाल देता है। यदि हम जो है अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तो हम पेज फाड़ कर भी फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम जो है कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल को भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घर एवं आसपास में ये कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार में ये हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों में इस कूड़े को ले जाते हैं तो ये कूड़ा कहाँ चला जाता है? फिर इसका क्या होता है? क्या ये संभव है कि ये सारा का सारा जो कचरा है इसमें कुछ जो है ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाता है जिन्हें हमें कोई हानि ना हो? क्या हम उस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम जो है अपने प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ दिया गया है कचरे का निपटान। अब हम देखते हैं कि जो कचरा है उसका निपटान हम कैसे करेंगे। सफाई कर्मचारी कुछ जो कूड़ा जो है एकत्रित करके जो है ट्रकों द्वारा निचले कुछ खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे यानी गर्त होते हैं वहाँ ले जाते हैं। फिर वहाँ क्या करते हैं, वो इन खुले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भराव क्षेत्र कहते हैं। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले जो कचरे हैं उसको हम पृथक कर देते हैं। इस प्रकार कचरे में जो है उपयोगी एवं अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी जो अवयव हैं उनको पृथक कर लेते हैं और फिर से भराव क्षेत्रों में फैलाकर मिट्टी की जो है परत उससे ढक देते हैं। जब ये भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राय इस पर पार्क अथवा जो खेल के मैदान हैं वो बना दिए जाते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भी भवन का निर्माण नहीं होता है। कचरे के जो उपयोगी अवयव उनके निपटान के लिए भराव क्षेत्र के पास जो है कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्रों को विकसित किया जाता है। कंपोस्ट क्या है? अब हम देखते हैं कि कंपोस्ट क्या है। इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। एक नंबर का क्रियाकलाप है इसमें कि अपने घरों में कचरे जो है उसको कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर हमें एकत्रित करना है। फिर इसके 2 समूह में उन्हें पृथक करना है कि उनमें से इस प्रकार की वस्तुएं हों। पहला है, उसके अंदर क्या होगा, रसोई घर का कचरा जैसे कि फल, इन सब्जियों के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र और सूखी पत्तियां एवं कागज की थैलियां भी इसी समूह में सम्मिलित होगी। और दूसरा समूह होगा, उसके अंदर क्या होगा, कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां, टूटा कांच, एल्युमिनियम के रेपर्स, कीले, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने होंगे। अब प्रत्येक समूह के कचरे हैं उस कचरों को हमें क्या करना है, 2 पृथक डोरियों में बांटना है तथा उनमें A, B, C, D से नामांकित हमें करना है। प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके जो है हमें मुंह को कसकर बांध देंगे। मैदान के कचरे गड्ढे, मैदान में 4 जो है गड्ढे खोदकर हम इस प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी डेरियों को भी इसे पृथक गड्ढे में डालकर इन पर मिट्टी से ढक देंगे। आप कचरे में इन डोरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। तो 4 दिन के पश्चात कचरे के जो ऊपर की मिट्टी है उसको हटाकर कचरे में हुए जो परिवर्तन है उनको हमें देखते हैं। तो कचरे का काला हो जाना तथा उसमें कोई दुर्गंध का न आना ये दर्शाता है कि कचरा जो है हमारा पूरी रूप से गल चुका है, यानी विगल हो गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 2 दिनों के अंतर में इसका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों जो है उसको अपनी नोटबुक में हमें लिखना है।
एक कैसे लिखेंगे कि जो पूर्णतः विलगित हो गया है, इसमें कोई दुर्गंध नहीं आती है, आंशिक रूप से विलगित हो गए हैं और लगभग पूर्णतः विलगित हो गया परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किस डेयरी के कचरे का जो विगलन है वो हुआ और किसका नहीं हुआ, अपने प्रेक्षणों के आधार पर हमें जो है ये सारणी दी गई है, इसमें लिखना है। ये सारणी है ना, इसके अंदर हमें नोट करना है। यदि अपने जो कुछ प्रेक्षण हैं और और भी प्रेक्षण किए हो तो इसे भी अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विगलित नहीं हुआ है उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। यदि कचरा पूर्णतः विलगित हो गया हो, उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। ये आपके पौधों के लिए आवश्यक पोषक जो है वो प्रदान करेंगे। अपने इस क्रियाकलाप में यह प्रेक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ जो चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से विगलित हो गई है, यानी जो पूर्ण रूप से गल गई है, जिसमें खाद बनती है जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के जो है विगलित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों एवं नगरों में नगर पालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्राय इनका रंग क्या होता है, एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। तो नीले कूड़ेदान में हम क्या करेंगे, नीले कूड़ेदान के अंदर वो में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थों को डालते हैं, जैसे कि जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ है जो कूड़े के ढेर में विगलित नहीं हुए थे। हरे कूड़ेदान जो है रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्रित करने के लिए करते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि इस प्रकार के जो अपशिष्ट है वो मिट्टी में दबाने पर पूर्ण रूप से गल जाते हैं अथवा अब तो आप समझ गए होंगे कि जो क्रियाकलाप एक किया है हमें, इसके अनुसार हमें जो है कचरे को फेंकने से पहले उन्हें 2 समूहों में पृथक करना क्यों आवश्यक है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर को देखा है, बहुधा इसे जला देते हैं। प्राय किसान भी है कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, जो फसली पादपों के अपशिष्ट एवं भूसे के अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली तथा भूजों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण पर भी विचार कीजिए। यहाँ पर जो पहली और भूजो है उन्होंने भी जो है कुछ प्रेक्षण किए। भूजों ने अपनी नोटबुक में लिखा है कि पत्तियों को न जलाएं, आप जो है इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहली ने अपनी नोटबुक में क्या लिखा है कि सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। वर्मी कंपोस्ट। अब हम जो है वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं। तो बिल्कुल हम कंपोस्ट जो बनाकर है, जो घरेलू खाद बनाकर जिसमें कोई किसी प्रकार का रसायन ना हो, वो बनाकर खुद के भी अच्छे मित्र बन सकते हैं, यानी खुद के स्वास्थ्य के। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप ये जानते हैं कि केचुआ जो है वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं। आइए ये पता लगाएं कि केचुए की एक प्रजाति लाल केचुआ कंपोस्ट में कैसे उपयोग की जाती है। लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग यानी कर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट के द्वारा हम जो है विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ हमारा फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है कि मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदें अथवा कोई लकड़ी का एक बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो न तो बहुत अधिक गर्म हो और न ही बहुत अधिक ठंडा हो। तो हमें क्या करना है, ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो। आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा देते हैं। आप विकल्प के रूप में जो है तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर जो है सब्जी अथवा फलों के अपशिष्ट हमें बिछा देने हैं। आप हरी पत्तियों, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े अथवा भूसा
अथवा समाचार पत्र की 1-1 इंच जो चौड़ी पट्टियाँ हैं वो काट कर भी आप जो है रेत की जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में बेकार गत्ते, जो नोटबुक की बेकार गत्ते हुए हैं उनको काट कर पट्टियाँ बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज जो है उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछा सकते हैं। कुछ जल छिड़ककर अब इस परत को नम बनाना है। हमें ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो कि वह बहने लग जाए। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इनसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। अब आपका जो गड्ढा है लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। कुछ जो है लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जो है जूट की बोरी यानी पुरानी चादर अथवा घास के हल्के से ढक दीजिए। आपके जो लाल केंचुए हैं उनको भोजन चाहिए। आप उन्हें फल अथवा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफ़ी तथा चाय के छानने के बाद जो बची हुई पत्तियां होती हैं तथा खेत में बगीचे में खरपतवार भी आप दे सकते हैं। इन गड्ढों में जो है इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अवशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुओं को न दें। इस वस्तुओं को गड्ढों में डालने से इसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थ जो है वो पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहते हैं तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं। इनमें एक विशेष संरचना पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें गिजर्ड्स कहते हैं। यानी जो हमारे लाल केंचुए होते हैं उसके अंदर दांत नहीं होते हैं, उसके अंदर एक विशेष संरचना होती है जिसे हमें गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के रूप में मिला दें तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। इन्हें जो है अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं को भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी जो संख्या है वो दुगनी हो जाएगी। 3-4 सप्ताह के अंतराल में आप जो है अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि जो है अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे जो भाग है उसमें खाद को निकालकर कुछ घंटों के लिए इसे धूप में रखकर कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे हुए भाग जो है उसमें अधिकांश कृमि है। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं अथवा आप इन्हें जो है किसी कंपोस्ट बनाने वाले को भी बांट सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या ये अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिसने के पास बड़े बड़े खेत हैं वे जो है गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाने का परीक्षण कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत से धन की बचत होगी। अब सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार में हम जो है प्रत्येक घर से कितना सारा कचरा फेंकते हैं, इनका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रा के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा जो है उसको एकत्रित करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई भी बाल्टी है उसको लीजिए और कुछ दिन तक अपने घर का जो कचरा है वो उसमें इकट्ठा कीजिए। कितने दिनों में ये बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जो है वो जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जो जनसंख्या है उसका पता लगा लें तो आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले में, आपके नगर में और सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा जो है उत्पन्न होगा। हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ों को उत्पन्न करते रहते हैं। क्या ये सोच की बात नहीं है?
आइए अब हम जो है एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां जो है लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहां का कचरा कम मिलता है। नानू जो है नानू नाम का एक बच्चा है, वो छठी कक्षा में पढ़ता है और कागज़ का वायुयान बनाना उसे बहुत अच्छा लगता है। अब वह अपनी जो है नई नोटबुक के पन्ने को फाड़ कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को जो है बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू को जो है इसकी कोई चिंता नहीं है। एक बार नानू जो है अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा घर में बनाई गई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने वहाँ क्या देखा? उसने देखा कि पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई है, पेंसिल की छिलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन नानू है प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। तो नानू ने पूछा कि नानी, आप ये क्या कर रहे हैं? तो वह बोला, ये लेप क्या है? तो ये कागज़ की लुगदी। उसकी नानी ने जवाब दिया कि ये कागज़ की लुगदी है, इस लेप को मैंने जो है चिकनी मिट्टी एवं कागज़ से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया, परंतु इसमें आप टोकरी पर क्यों लगा रहे हैं? नानू ने पूछा। तो नानी ने फिर उसे उत्तर दिया कि इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम जो है इससे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता है। वास्तव में उसने श्याम की जो है फाइलों से भी कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में जो है उपयोग हुए सभी कागज़ों को एकत्रित कर लिया था और वह सोचने लगा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात नहीं सुनता था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने के लिए एक योजना बनाई। नानू ने जो है अपनी मिट्टी के गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज़ के कुछ हेठ खरीदे। उसे दुकानदार ने एक पॉलीथीन की थैली में रखने के लिए कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज़ की थैली दे दी। नानू ने बहुत सी चीज़ें जैसे टॉफ़ियाँ और बिस्कुट ये सब खरीदे थे, लेकिन उसमें ये सभी चीज़ों को देखकर चलना मुश्किल होने लगा था, परंतु कोई भी दुकानदार जो है उसे पॉलीथीन की थैली देने के लिए तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला साथ में ले जाने के लिए कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का बहुत दुख हुआ। इस प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का जो है भरपूर आनंद लिया। उससे सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज़ के हेट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज़ की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए थे। इसे नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फ़ोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागज़ों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्रों ने अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू जो है घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव का स्वच्छ एवं सुंदर था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं थे, परंतु अब उसे कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक पहुँचाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर में जो है आसपास दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते हुए देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते हुए देखकर पता लगाइए कि ये वे कचरे के उपयोगी पदार्थों को कैसे पृथक करते हैं। वास्तव में ये हमारी सहायता कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कागज़ का पुनर्चक्रण कैसे होता है। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगनीज, पुरानी नोटबुक, पत्र अथवा अन्य बेकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज़ का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली, फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम जो है स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें जो है एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज़ के टुकड़ों को जो है
में 1 दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। अब जो है इसे सीधे कागज़ को काट कर गाढ़ी लुगदी बनाई। अब फ्रेम पर एक जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे से ढकिए। जल के बाहर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यह आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराने कपड़ा अथवा समाचार पत्र जो है वो फैला दीजिए, जिससे लुगदी जो है हमारी अधिक से अधिक जल सोख ले। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाएं। समाचार पत्र के किनारे पर कुछ भारी वस्तुएं रखें जिनमें वे बुन ना सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसे खाने वाले रंग जो है वो मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की जो पंखुड़ियां अथवा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करने से आप जो है सुंदर पैटर्न वाला पुनःचक्रण ये आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हमने कागज का पुनःचक्रण किया, क्या वैसे हम हर वस्तु का पुनःचक्रण कर सकते हैं? तो अब हम देखते हैं कि क्या हर वस्तु का हम पुनःचक्रण कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनःचक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के जो प्लास्टिक है उनका हम पुनःचक्रण नहीं कर सकते हैं। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में ये नोट किया था कि पॉलीथीन की थैली कुछ जो प्लास्टिक हैं वो गलते नहीं यानी विगलित नहीं होते हैं। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं, जैसे खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची जो है बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम भी बता सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है, यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्वों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्राय ये थैलियाँ जो है खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती हैं। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका हमें पूर्व किसी अन्य जो कार्य है उसमें उपयोग हो चुका हो। कभी कभी कचरा जो बीनने वाले हैं उनके द्वारा एकत्रित की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर फिर उपयोग में किया जा सकता है। इस प्रकार की पुनःचक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों जो है खाद्य पदार्थों में को रखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करती हैं। ये गैस बहुत से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनसे मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है अथवा उत्पन्न कर सकती हैं। सरकार ने जो है प्लास्टिकों के पुनःचक्रण के लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो जारी किया। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घरों में कचरे को प्लास्टिक की थैलियों से भरकर बाहर फेंक देते हैं। अब गली मोहल्ले आवारा पशु जो है भोजन की खोज में इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनको निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर सावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंची जाती है। फलस्वरूप नाले भी अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल जो है सड़कों पर फैलने लग जाता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग जो है वो अत्यधिक हानिकारक होता है, यानी अत्यधिक हानि हमें पहुंचा रहा है। प्लास्टिक की अति उपयोग को निम्न करने के लिए हमें क्या करना होगा तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहां भी संभव हो बिना किसी दुष्प्रभाव के हम इन थैलियों को पुनः उपयोग करें। दुकानदार से कागज की थैले उपयोग करने के आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम जो है घर में कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं।
हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम जो है उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। हम जो है कचरे में प्लास्टिक की थैलियों में न भरें और उन्हें बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें कर रसोई के जो अपशिष्ट है उनका विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं। हम कागज़ जो है वो उसको पुनर्चक्रित कर सकते हैं। हम कागज़ के दोनों ओर लिखे रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागज़ को रफ कार्य के लिए काम में लें। हम जो अपने परिवार मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों से निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाना हमें उतना ही अधिक कठिनाई देगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कक्षा 6 का लास्ट चैप्टर। तो धन्यवाद, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा।